Friends, I had already made 2 videos on medicine and surgery in ancient India, but today's video, maybe you say set of videos, it's more important because we are going to talk about astronomy. And when you talk about astronomy, you cannot ignore geometry, mathematics as a whole, you can say. बात थोड़ी लंबी होगी क्योंकि पहले हम बात करेंगे जो आज के हिस्टोरियंस हैं, जिनको लोग मेन स्ट्रीम हिस्टोरियंस कहते रहे हैं और अब बहुत दिन तक मेन स्ट्रीम नहीं रहेंगे, क्योंकि यूजीसी ने हिस्ट्री ऑनर्स का जो सिलेबस बदला है, जो इस साल से लागू हो जाएगा, उसमें इन सारे हिस्टोरियंस का जो कंट्रीब्यूशन है वो रिजेक्ट कर दिया गया है, या कहिए कि उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है, बस नाम के हिस्टोरियंस थे वो कहा जाए तो। इक्का दुक्का नाम बचे हैं और एनसीईआरटी भी 11वीं 12वीं की बुक्स बदल देगी तो फिर काफ़ी कुछ बदल जाएगा। ये वीडियो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो लेफ्टिस्ट लोग हैं, हिस्टोरियंस और बाकी भी जितने भी थिंकर्स हैं, उन सब का मानना यह है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है उसका डेवलपमेंट हुआ 16th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। एक तरह से कहिए कि गैलीलियो ने जब ये बताया दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन, उससे पहले तो हमें जानकारी नहीं थी, है ना। खैर, क्योंकि पढ़ना लिखना तो उनको जितना पढ़ना चाहिए, सिर्फ सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट ही पढ़ लेते अगर, जो ब्रिटिश ने बनवाई थी 23 वॉल्यूम्स, तब भी बहुत कुछ जानकारी हमें मिल जाती। तो इसलिए आज हम बात करेंगे सिर्फ इन अब तक के मेन स्ट्रीम हिस्टोरियंस की कि उनकी राय क्या है। सबसे पहली टिप्पणी मेरी ये है कि जो हिंदी में इन लोगों ने जो टेक्स्ट लिखे हैं, आर एस शर्मा हैं या डी एन झा हैं, इन लोगों ने झा और शिमाली का है प्राचीन भारत का इतिहास, 4 लाइनें लिख दी, और फिर डी एन झा की प्राचीन भारत है, और या फिर आर एस शर्मा की है प्राचीन भारत में भौतिक प्रगति एवं सामाजिक संरचनाएं। इतना शैबिली ट्रीट किया है इस इशू को, ना भी लिखते तो भी चलता। लेकिन इससे एक बात तो क्लियर हो जानी चाहिए कि हिंदी मीडियम का स्टूडेंट एकेडमिक्स में या कैंडिडेट कॉम्पिटिशन्स में क्यों मार खा जाता है, क्योंकि बात जितनी होनी चाहिए जो अंग्रेज़ी के स्टूडेंट्स को मिलती है, रीडर्स को मिलती है, हिंदी वालों को तो उसका एक अंश भी नहीं मिलता। खैर, उनका तो छोड़िए, इस इशू पे 2 बुक्स जो रिसेंट पब्लिकेशंस थी, एक सुवीरा जायसवाल की थी द मेकिंग ऑफ ब्राह्मणिकल हेजमनी, और उपिंदर सिंह की एंशिएंट इंडिया कल्चर ऑफ कंट्राडिक्शंस। नाम से ही पता लगता है कि सोच समझ करके एक डायरेक्शन में लिखी गई हैं, तो इसलिए वो अचीवमेंट्स की तो बात करना ही बेमानी है। हमें ये एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए था कि उन्होंने इंडिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की बात की होगी, और वाकई उन्होंने नहीं की। लेकिन पढ़ना मेरी आदत है, पढ़ ली मैंने। जो लेटेस्ट जो बुक है रोमिला थापर की, अर्ली इंडिया फ्रॉम द ओरिजिन टू द 1300, लिखा तो इन्होंने भी कुछ नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें लिखी हैं। आर्यभट्ट की बात की है। आर्यभट्ट in AD 499 was the first astronomer to tackle more fundamental problems of the new studies. He calculated pi to 3.1416 and the day of the solar year 365.3586805 days, both remarkably close to the recent estimates.
his belief that Earth was a sphere and rotated on its own axis, and the shadow of the Earth falling on the Moon caused eclipses. क्या ये साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है? क्या ये 16वीं सेंचुरी की है? फिर उसके बाद वो वराह मिहिर की बात करती हैं, पंच सिद्धांतिका। लेकिन रुमिला थापर को जो मैं जिसकी बात करना चाह रहा था, वो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या कही है। जो बात एक तो हिस्टोरियंस कभी नहीं मानते कि जो भी उनकी प्री हिस्ट्री की नॉलेज है उनकी अपनी नहीं है, दूसरों से ली जाती है। इसलिए ये इतना बड़ा वॉल्यूम है जिसमें करीब करीब 550 पेजेस हैं। सिनौली का नाम नहीं है एशियन इंडिया आर्कियोलॉजी में। राखीगढ़ी का नाम है, वो सिर्फ एक मैप में है। बहुत सारे मैप दिए उन्होंने, और वो क्योंकि लगता है कि किसी कलर्ड मैप की ज़ेरॉक्स कॉपी है, इसलिए उस मैप की इम्पोर्टेंस ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि शेड्स तो साफ नज़र आती नहीं। और वो क्या कहती हैं कि द हड़प्पन कल्चर प्रोवाइड्स नो क्लू टू द रूल ऑफ वानुस नॉर डज द वैदिक कॉर्पस। इन लोगों को इतनी चिढ़ है वैदिक कल्चर से। मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ कि प्रोफेसर एच.डी. संकालिया ने 1975 में कहा था कि हमें कोशिश करनी चाहिए ये जानने की कि इंडस वैली और वैदिक कल्चर में कोई रिलेशनशिप था या नहीं। एक सिंपल सा लॉजिक हम लोग लेते हैं। वैदिक कल्चर में इंडस वैली में हमें मटेरियल कल्चर मिलता है भरपूर, पर लिटरेचर कुछ नहीं मिलता। वैदिक कल्चर में सिर्फ लिटरेचर मिलता है, मटेरियल कल्चर नहीं मिलता। क्या ये मुमकिन है कि ये दो कंटेम्परेरी कल्चर हों? क्यों कोशिश नहीं होनी चाहिए ये जानने की कि दोनों का आपस में रिश्ता क्या था? मैडम ने सिनौली की चर्चा नहीं की। सिनौली में जो है हमें वारफेयर के वो मिले हैं, और इनका ये कहना है कि कंटेम्प्रेरी है इंडस के, बट इट्स अ डिफरेंट सिविलाइजेशन, क्योंकि इंडस वैली के लोग तो बड़े पीसफुल थे। क्या कोई भी सिविलाइजेशन बिना डिफेंस मैकेनिज्म के क्या इतने लंबे टाइम तक रह सकती है? जबकि हमें साउथ में किराड़ी तक जो है लगभग कंटिन्यूटी मिलती है इंडस के साथ साथ। अब कोशिश की जा रही है कि उसको सरस्वती सभ्यता कहा जाए, तो ये अलग से सिनौली कल्चर हो जाएगा, अलग सिविलाइजेशन हो जाएगी। लॉजिक तो समझ आता नहीं। और बड़ी सारी ऐसी बातें हैं, एक अलग से वीडियो भी बनाई जा सकती है, लेकिन हमारे आज की चर्चा में नहीं आता। दो मेजर हिस्टोरियंस जो हैं, एक डी.एन. झा हैं और एक आर.एस. शर्मा हैं। इन्होंने कंपैरेटिवली डिटेल में बताया है, लेकिन बताने से पहले मैं अगर निचोड़ बता दूं उनका, पूरी किताब एंशिएंट इंडिया इन हिस्टोरिकल आउटलाइन, डी.एन. झा लिखते हैं, there is no doubt that ancient Indians made remarkable progress in a variety of fields, but these advances should not be blown out of proportions. They cannot enable us to compete with the knowledge systems and science and technology of modern times. Nor can our ancient achievements cover up the social and economic disparities which we have inherited from the past.
हमारी जो है एंशियंट इंडिया की जो अचीवमेंट्स थी वो जो है रिमार्केबल थी, पर हमें उन पे गर्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो आज की अचीवमेंट्स जो है मॉडर्न वर्ल्ड की, मॉडर्न इंडिया की अचीवमेंट है, उस टाइम की अचीवमेंट से कहीं ज़्यादा जो है क्वालिटी में भी और क्वांटिटी में भी। और यही बात जो है R.S. शर्मा लिखते हैं इंडियाज़ एंशिएंट पास्ट में। क्या लिखते हैं वो लिखते हैं दैट इंडियंस ऑफ ओल्ड मेड रिमार्केबल प्रोग्रेस इन ए वैरायटी ऑफ फील्ड्स, but these advances alone cannot enable us to compete with the achievements of modern science and technology। क्या दोनों के कंटेंट में कुछ डिफरेंस नज़र आता है? We cannot ignore the fact that ancient Indian society was marked by gross social injustice। अब जो लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस जो हैं उनका ही काम ही ये है कि जहाँ कॉन्फ्लिक्ट नहीं भी है वहाँ कॉन्फ्लिक्ट देखना, नहीं देख सकते तो क्रिएट करना। अचीवमेंट की बात है तो अचीवमेंट की बात है। उस टाइम की अचीवमेंट्स बड़ी हैं, लेकिन हमें गर्व नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हमारी आज की अचीवमेंट्स तब की अचीवमेंट से बहुत ज़्यादा हैं। इतना इर्रेशनल लॉजिक मैंने तो कभी देखा नहीं, सुना नहीं, और मेरी समझ भी नहीं आता। दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि अगर हमें एंशिएंट इंडिया का कंपैरिजन करना है तो हमें एंशिएंट वर्ल्ड से करना चाहिए। जब हमारी ये अचीवमेंट थी बाकी जो दुनिया डार्क एज में थी उससे कंपेयर करना चाहिए, ना कि आज से। और D.N. झा कहते हैं कि आज की अचीवमेंट, अगर यही बात है तो हमें आज की अचीवमेंट पे भी गर्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी कल की अचीवमेंट्स हमारी की आज की अचीवमेंट से ज़्यादा होंगी, बेहतर होंगी। मतलब हमें अपने हिस्ट्री कल्चर पे गर्व करने का कोई हक ही नहीं है। और ये बात मैं सिर्फ इंडियन हिस्टोरियंस के लिए ही कह सकता हूँ। दुनिया में मुझे नहीं लगता कि किसी भी और कंट्री के हिस्टोरियंस ने ऐसी बात कही होगी। मुझे लगता है कि उनकी विद्वत्ता को जो भी कहें। खैर, तो D.N. झा जो हैं वो थोड़ा हम एनलाइटन करते हैं हमें, और वो हमें क्या बताते हैं? वो हमें बताते हैं कि सिंस साइंस एंड रिलीजन वर इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड इन एंशिएंट टाइम्स, द planets were regarded as gods to whom sacrifices were made. A close observation and study of the planetary movement became necessary for carrying out the yajnas at the proper time. The study of movements of planets also provided the knowledge of seasons and weather conditions, which became indispensable with the growth and gradual stabilization of agriculture from the later Vedic period onwards. The earliest evidence of ancient Indian astronomical ideas are contained in the Vedanga texts on Jyotish, which are concerned mainly with the fixing of the time and date of the sacrificial rituals. जब नासा नहीं था तो हमारा पंचांग काम आता था, और आज भी हमारे पंचांग की एक्यूरेसी दुनिया मानती है। और कितना पुराना होगा पंचांग? आप ये बताइए कि हमारे यहाँ जो कुंभ लगते हैं, हमारे यहाँ के जो त्यौहार हैं, वो सारे नक्षत्रों के हिसाब से होते हैं। तो ये कहना कि साइंटिफिक टेम्परामेंट तो 16वीं सेंचुरी में आया है। हाँ, इस बीच एक बात और, डॉक्टर C.K. नायडू हैं, बड़े मैथमेटिशियन हैं। उनका ये कहना है कि यूक्लिड, बहुत बड़े यूनानी ज्योमेट्री एक्सपर्ट हुए हैं, लोग कहते हैं, उनका ये दावा है कि कोई सिद्ध कर दे कि यूक्लिड नाम का कोई साइंटिस्ट भी था तो उसके लिए उन्होंने 2 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ है।
आप कोई भी नाम भर दीजिए और फिर कॉपी पेस्ट करके सारे हमारे यहाँ का जो ज्ञान था, हमारे उपनिषदों का और बाकी, वो सारा वहाँ क्लेम कर लीजिए। उनकी वीडियोस भी हैं यूट्यूब पे, आप लोग देख सकते हैं। It's generally accepted that Sanskrit names of the signs of the zodiac have Greek origin, and in fact there are many Greek loan words in Sanskrit. Hora, for example, derived from horoscope. A Sanskrit text called Yavan Jatak, composed in AD 269-70. An Indianized Greek indicates the Hellenistic influence on the Indian astronomical idea. ये सारे का सारा हम लोगों ने ग्रीक लोगों से बारो किया है, डी.एन. झा कहते हैं। वो तो जब हम पहले के सोर्सेस को देखेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं कभी भी अपने जो इतिहास सोर्सेस हैं, वेद हैं और पुराण हैं और उस समय के जो सोर्सेस हैं, उनकी बात नहीं करता, क्योंकि इन लोगों के पास तो सीधा सा है कि भाई ये तो ट्रस्टवर्दी नहीं है। तो मैं बात करता हूँ यहाँ से 100, 150, 200 साल पुराने जो सोर्सेस हैं रिसर्चेस के, जैसे मैंने बताया सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट, ये लोग जो हैं ब्यूलर का ट्रांसलेशन, मैक्स म्यूलर का या बूलर का ट्रांसलेशन बिना कंफर्म किए आंख मूंद के डाल देते हैं। और आजकल के हिस्टोरियंस तो रेफरेंस भी नहीं देते किसी समय पे, क्योंकि एक लफड़ा हुआ था एनसीईआरटी पे, किसी ने दावा ठोका था। लंबी कहानी है, वो मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ। तो इन्होंने सारा क्रेडिट जो दिया है ग्रीक को दिया है, लेकिन उसके बाद Aryabhatta also made groundbreaking contribution in the field of astronomy. He was the first to scientifically explain the eclipses, which according to him were not caused by the demons Rahu and Ketu, but by moon coming within the earth's shadow or between the earth and the sun. He discovered that the earth revolved around the sun and rotation on its axis. Aryabhatta worked out the correct equation for calculating वो दिन वगैरह, जिसकी बात मैं पहले कर चुका हूँ। His work आर्यभट्टियम इज़ ए माइलस्टोन इन द डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। फिर वराहमिहिर की बात किया उन्होंने, और फिर वराहमिहिर की जो ऑब्जर्वेशंस हैं सीजन्स के बारे में, उसकी बात की है। और यहाँ उनकी नॉलेज ख़त्म हो जाती है, या वो चाहते हैं कि हम सिर्फ इतना ही जानें। जबकि आपके आर.एस. शर्मा जो हैं, वो बात करते हैं India made an important contribution to science. In ancient times, religion and science were inextricably linked, बिल्कुल same word by word. Astronomy made greater stride in India because the planets began to be regarded as gods, बिल्कुल फिर वही बात। By the 3rd century BC, mathematics, astronomy and medicine began to develop separately. In the field of mathematics, the ancient Indians made 3 distinct contributions: the notation system, the decimal system, and the use of zero. The Indian numerals are called Arabic in English, but the Arabs themselves called their numerals Hinds. And before they were adopted in the West, they have been used in India for centuries. They are to be found in the inscriptions of Ashoka, which were inscribed in the 3rd century BC. ये लोग जो हैं, जो उसी विचारधारा के हैं जिस विचारधारा के लोग कहते हैं कि साइंटिफिक टेम्परामेंट का डेवलपमेंट 16th सेंचुरी में हुआ है गैलीलियो से। फिर Indians were first to use the decimal system. Aryabhatta was acquainted with it. Chinese learnt this system from Buddhist missionaries, and the Western world borrowed it from the Arabs when the latter came into the contact with India. The zero was discovered by Indians in about 2nd century BC. आप ज़ीरो के लिए आर्यभट्ट को क्रेडिट नहीं दे सकते, हालांकि आर्यभट्ट ने फ्रीक्वेंटली यूज़ किया है उसको। फिर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात वो करते हैं, द ब्रिक कंस्ट्रक्शन ऑफ हड़प्पा शोज दैट इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया
People had substantial knowledge of measurement and geometry. Eventually, the Vedic people may have benefited from the knowledge which appears to be in the Salva Sutras of about 5th century BC. वैदिक कल्चर ने इंडस वैली से नॉलेज ली होगी शुरू में ज्योमेट्री के। ये हिस्टोरियंस ये भी नहीं जानते कि यूएई में 8000 साल पुरानी एक वेदिका मिल चुकी है विद प्रॉपर डायमेंशंस। वहाँ तो इंडस वैली नहीं थी। ये लोग लिंक एस्टेब्लिश करते हैं कि हमने अरब से सीखा और उसमें भी मेसोपोटामिया का नाम सबसे इम्पॉर्टेंट लिया जाता है। हमारी एंथ्रोपोलॉजी में भी जो डिफ्यूजनिज्म का स्कूल है वो भी हर चीज़ इजिप्ट से ही शुरू करता है, क्योंकि उस वक्त में हमें अपने यहाँ के कल्चर की जानकारी थी ही नहीं। और मैं एक वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ कि मेसोपोटामिया के लिंक इंडियन हैं, विशुद्ध भारतीय हैं, क्योंकि मेसोपोटामिया जो है वो दो शब्दों से मिलके बना है, माध्यम पट्टनम, ए प्लेस और ए कंट्री बिटवीन टू रिवर्स। तो दो नदियों के बीच का जो देश है उसका नाम मेसोपोटामिया, जो हमारा ओरिजिन है नाम। और ऐसे बहुत से नाम हैं जिनकी कुछ चर्चा मैंने पहले की है और कुछ फिर बाद में करूँगा। लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स जो है हमारे पास वो है ए.एल. बाशम। ए.एल. बाशम, द वंडर दैट वाज इंडिया। आजकल के हिस्ट्री के स्टूडेंट पढ़ते भी नहीं, लेकिन बाशम ने एक गलती की और एक और चीज़ जिसको मैं गलती नहीं मानता। गलती ये की है कि उन्होंने सारी जितनी भी अपडेटेड नॉलेज है वो अपेंडिक्स में डाल दी है, और हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स को अपेंडिक्स पढ़ने की आदत नहीं होती। और दूसरी बात ये है कि जब उन्होंने किताब लिखी थी करीब करीब आपको कहना चाहिए 1954, कितने साल हो गए, करीब 70 साल हो गए, और उस वक्त बहुत सारी जानकारियाँ अवेलेबल नहीं थी, और जो कुछ हमें पढ़ाया गया सिखाया गया था उसी के बेस पे जो है उन्होंने बात की है। वो कहते हैं वन ऑफ द सब्सिडरी स्टडीज वेदांग ऑफ वैदिक लोर वाज ज्योतिष, a primitive astronomy designed mainly for the purpose of settling the dates and times at which the periodical sacrifices were to be performed. The existing literature on this topic is comparatively late and gives no true indication of India's astronomical knowledge in the Vedic period, though it is quite clear from the passages in the Vedic texts themselves that it was adequate for the practical purpose of the time. It is probable that at this early period there was some Mesopotamian influence on Indian astronomical ideas, but this cannot be established with certainty. Virtually certain, however, is the influence of classical European astronomy, which was felt in the early centuries of the Christian era, if not before. मैं बताया है कि उस टाइम जो है इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी ही नहीं, तो इसलिए उसको दोष नहीं दिया जा सकता। और भी बहुत सारी इन्होंने जो है वो बातें की हैं, हमारे जो 27 नक्षत्र हैं उनकी चर्चा की है, और हमारे जो 7 स्टार्स जो थे उनकी चर्चा की है। पढ़ने लायक है, लेकिन information जितनी भी है, before this great development of astronomical knowledge, the heavens have been charted by means of lunar mansions or nakshatras, which were apparently known even in the times of Rig Veda. The moon's relation to the fixed stars changed through a cycle of approximate 27 solar days and 7.75 hours, and thus the heavens were divided into 27 portions, named according to the group of stars on the eclipse. As the sidereal month is in fact nearly 8 hours more than 27 days, 28th intercalary nakshatra was added by later astronomers to correct the error. हमारे यहाँ जो है जिसको हम देसी साल कहते हैं,
वो चांद के हिसाब से होता है। और ये जो चांद के हिसाब से ये जो गणना है, क्योंकि उस वक्त टेलीस्कोप तो नहीं होता था, तो देखिए हमारे ऋषि घंटों, दिनों, हफ्तों, महीनों, सालों किस तरह से वो स्टार्स को जो है देखते रहते होंगे, गौर करते होंगे, उसकी गणना करते होंगे, फिर निष्कर्ष निकालते होंगे। और हमारे जो हैं लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस या लेफ्टिस्ट थिंकर्स कह देते हैं कि साइंटिफिक टेम्परामेंट तो 16th सेंचुरी ऑनवर्ड्स होता है। तो ये तो इन्फॉर्मेशन जो है ये हमारे सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम हिस्टोरियंस की है। अब जो है अब जिसकी चर्चा हम करेंगे अगली बार, वो हमारे जो है रिसर्चर्स जो हैं जिन्होंने जेन्युइन रिसर्च किया है विद रेफरेंस, वो क्या कहते हैं अगली बार। थैंक यू।